प्यारे बच्चों, तो आखिरकार जो हम लोग का इंतजार का घड़ी था वो खत्म हो गया। किस चीज का इंतजार का घड़ी? क्वेश्चन पेपर है ना, मॉडल पेपर। तो जेक जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का सेट नंबर 1। और ये जो सेट्स है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान देंगे कि इस बार ना जेक पहली बार ऐसा किया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसके बाद में ना आंसर की भी दिया हुआ है। लेकिन जब हम देखें आंसर की को तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसका जो आंसर की है ना वो गलत दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी गलतियां होगा उसको करेक्शंस करते हुए इस सेट्स को पूरा प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ये सारे के सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा और उसमें से कोई एक सही आंसर रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटे जाएंगे, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 हैं। हर एक क्वेश्चंस 1 नंबर का है तो टोटल हो जाएगा 35 मार्क्स। तो चलो हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। तो ये रहा सबसे पहले आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 कूलम का चार्ज है तो 1 कूलम के चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलम और आप लोग ये तो फॉर्मूला सबको ही पढ़ा ही है, Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन को तो कंसिडर नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ये Q क्या चीज है? Q 1 कूलम जो गिवन है। हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, यानी N का वैल्यू तो निकालना है। E क्या चीज है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से अगर आप इस n का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n का वैल्यू आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर लेके चलिए तो आप लोगों को दिखाई देगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। अच्छा, अगर इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो ऊपर में आप लोगों को 10 मिल जाएगा। तो हम लोग 10 लेंगे। अब इसको काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और ये 2 5 10। अब 5 1 के साथ गुना हो जाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 5 गुना 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, ऐसा करो कि 10 के पावर 19 जो है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 18। आई थिंक इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखो 10 के पावर 18 और 10 के पावर 1 दोनों को जोड़ेंगे तभी आपको 19 मिल जाएगा। अब ये 10 के पावर 1 मतलब तो 10 ही होगा और 10 को अगर आप इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो ये मिल गया आपको 50 इंटू 10 टू द पावर 18 अब नीचे डिवाइडेड बाय 8। आप इसको डिवाइड कर दो, 50 को 8 से डिवाइड कर दो। आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो या तो फिर आप चाहे तो इसको और भी काट सकते हो, काट ही दो, 2 चौका 8 और ये आ जाएगा 25। तो n इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बटा 4। तो डिवाइड करो, तो हम डिवाइड कर देते हैं 6 टाइम तो जाएगा, 24 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 4 2 8, 10 में 8 तो 2, चूंकि पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 20। ठीक है, तो आप लोगों को वैल्यू दिखाई दिया n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, कौन वाला ऑप्शन है जिसमें आपको ये वाला वैल्यू दिख रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए
6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देयर आर टू फोर्सेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, उसका रेशियो क्या होगा। देखो तो एक्चुअली एक तो ये क्वेश्चंस आप चाहें तो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चाहे तो फिर आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो पहले इसको बता देते कॉमन सेंस से सॉल्व कर लो। अगर जैसे मान लो ये Q1 है, Q1 का वैल्यू मान लो 1 माइक्रोकूलम है, और ये जो चार्ज है दूसरा वाला चार्ज को मान लो Q2, Q2 का वैल्यू मान लो 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आप लोग को बताए थे कि ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा एग्जैक्टली Q2 चार्ज भी Q1 के ऊपर उतने ही फोर्स लगाएगा। तो ऐसा मान लो कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज Q2 के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। Q1 चार्ज Q2 के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो Q2 चार्ज भी Q1 के ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही होता है। एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे भी काम करता है। हम लोग ये पढ़े थे कि कुलाम्स फोर्सेस जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर दोनों में सेम फोर्स लग रहा है तो ये F के साथ F कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे 1, यानी कि आ गया 1/1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1:1, ठीक। तो एक तो ये उपाय रहा। दूसरा ऑप्शन ये जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, आप वहां से आप ले सकते हो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R²। चाहे तो आप लोग यहाँ से भी कैलकुलेशन करके बनाते हैं तो भी आप लोगों का वही आता, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ऐसे बनाना पड़ता कि फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2 इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R², ठीक है। और फिर आप वैल्यू पुट करते फोर्स ऑन चार्ज 2, तो उसको लिखते F2 ड्यू टू चार्ज 1 F1 इक्वल टू, फिर वही वैल्यू आ जाता K इक्वल टू Q1 Q2 बटा R²। अब आपसे पूछा था कि 1 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था और 2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था दोनों का अनुपात बताओ, ठीक है। अच्छा देखो इसको एक बार दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। यहां पर हम लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब इसमें हम लिखे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज नंबर 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू आया है, यहाँ पे चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू आया है। अब ये दोनों को अनुपात निकाल दो। तो अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं आप लोग, ठीक है। और जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो K Q1 Q2 बटा R² डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 बटा R², ठीक है। तो ऊपर और नीचे सेम सेम है, ये पूरे के साथ पूरे कट जाता और आपको दिखाई देता 1/1, ठीक है। तो आपको आंसर आ जाता 1:1। तो सही आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये थर्ड क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शंस। तो 3 कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों को ना हम लोग सीरीज में जोड़ करके रखे हैं। तो चलो जोड़ लेते हैं। ये आपको दिख रहा है 3 कैपेसिटर, इसको तीनों को सीरीज में जोड़ दें, C तीनों का कैपेसिटेंस बराबर दिया हुआ है। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी कि तीनों को मिला करके अगर हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता। तो देखो आप लोग ना ये रेसिस्टर में पढ़ चुके हो कि रेसिस्टर में जो भी कहानी होता है कैपेसिटर के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, ये आप जानते हो ऑलरेडी। तो आप लोग जानते हैं कि रेसिस्टर अगर सीरीज में रहा, सीरीज में अगर रेजिस्टर रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आता था वो आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर यदि पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है तो वहां से आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकल के आ जाता है 1 बटा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर से याद होगा। तो यहाँ पे जो भी हुआ है ना, कैपेसिटर के साथ उल्टा करना है, यानी कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर को आप सीरीज में लिखे हैं ना, तो आप इसको उल्टा कर दो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, तो 1/R करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इसका नेट कैपेसिटेंस जो निकल के आएगा 1/C इक्विवेलेंट, ये आपको मिल जाता है ऐसा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन मजे की बात यह है कि सबका वैल्यू तो बराबर दिया हुआ है। अगर सबका वैल्यू बराबर दिया हुआ है तो आप पुट कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो तो 1/C कई को दिख रहा है, 3 को हो गया है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो 3/C, और अगर आप चाहते हैं तो इसको फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आया ना 1/C इक्विवेलेंट का है। अच्छा देखना, आप लोग एग्जाम में गलती मत कर बैठना कि यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे ना तो 3/C का भी ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो 1/C इक्विवेलेंट है ना, तो C इक्विवेलेंट निकालो, तो इसको पलट दो। अगर जब आप इसको पलट देंगे तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा C/3, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आया है वो है C/3। तो आप चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। If a hollow spherical conductor be changed positively, then the electric potential inside it will be। देखो इस क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रख लो, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मैक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस, ठीक है। तो देखो V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट, तो वोल्टेज और करंट का पहले ग्राफ बना लो। तो ग्राफ खींचेंगे, चलो ठीक है। तो ये वाला मेरा वोल्टेज वाला एक्सिस रहा और ये वाला हम लोगों का करंट वाला एक्सिस रहा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, मैक्स एन एंगल थीटा, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो भी ग्राफ आया है ना वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये थीटा एंगल किसके साथ है, विथ V एक्सिस, यानी वोल्टेज वाले एक्सिस के साथ, यानी कि ये वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बना, और ये देखो ये जो है एंगल थीटा है, ये थीटा किसके साथ है, वोल्टेज के साथ। ये आपको ध्यान रखना है कि ये थीटा किसके साथ दिया हुआ है, करंट के साथ या तो फिर वोल्टेज के साथ, ठीक। तो ये जो ग्राफ खिंचाया है, ये स्लोप, ये आपको बताएगा रेजिस्टेंस, ये आपको बताएगा रेजिस्टेंस। तो आप अगर इसका स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हियर V डिनोट्स द वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज है, एंड I डिनोट्स करंट, और I का मतलब करंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना निकलेगा। तो अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप इसके लिए ये स्लोप ले लो, ठीक है। तो ये स्लोप बहुत तरीके से निकल सकता है। आप ऐसा कर लो कि इसको ना यहां से मिला दो, इस तरीके से यहां से परपेंडिकुलर खींच दो वोल्टेज एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, तो यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो अगर हमें ये स्लोप निकालना है, अगर ये स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। और मैथ्स में ना आप लोग ये चीज जरूर पढ़े हैं कि स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक। और यहाँ पे अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हो तो स्लोप फाइंड करने का मतलब आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो R इक्वल टू tan थीटा, आप देखो tan थीटा का वैल्यू आप लोग जानते हो P/B होता है, ये भी जानते हो, ये होता है P/B, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, तो यहां से ले लेते हैं हम लोग इधर tan थीटा बराबर P/B। P कहाँ है, आप अगर देखेंगे तो देखो थीटा का परपेंडिकुलर, थीटा सीधा ये होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया हम लोगों का बेस, ठीक है। तो ये P अगर आप देखेंगे तो आपको ये वर्टिकल वाला दिख रहा है, तो वर्टिकल वाला तो हम लोग को क्या यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे करंट दिख रहा था। तो ये वाला वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हो जाएगा करंट के बराबर। और ये वाला नीचे वाला जो एक्सिस देख पा रहे थे ये तो वोल्टेज का एक्सिस था,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हो जाएगा वो V के बराबर हो जाएगा। तो देखो P के जगह पे I दिख रहा है, तो P के जगह पे हम लोग I पुट कर दिए, और ये B के जगह पे क्या दिख रहा है, वोल्टेज, तो यहाँ पे हम लोग इसको वोल्टेज पुट कर दिए। ठीक, अब एक बात बताना, क्या आप लोग ये ओम्स लॉ पढ़े हो? ओम्स लॉ में ये चीज तो जानते हो ना, V इक्वल टू I इंटू R। हमें तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर आपको मिल जाएगा V बटा I। देखो यहाँ पे ना ये वैल्यू आपको निकल के आया है I बटा V, लेकिन हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए चाहिए V बटा I। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको उल्टा कर दो। तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वोल्टेज को इधर लेके आओ, करंट को इधर लेके आओ, तो आपको ऐसा मिलेगा V बटा I। इस वोल्टेज को इधर लेके गए, करंट को इधर लेके आए। अब देखो कुछ नहीं तो टेन थीटा के नीचे 1 था। ठीक है, तो ये टेन थीटा इधर आएगा तो आ जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ठीक, अब बताओ एक चीज कि क्या आप लोग ये बता सकते हो V बटा I ओम्स लॉ के अनुसार से, ये वाली देखो ये डब्बा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो V बटा I की जगह पे R लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा R इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 बाय टेन थीटा का भी वैल्यू जानते हो? यस, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कॉट थीटा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, ये देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि जेक ने जो आंसर की दिया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो इस क्वेश्चन का ना आंसर जेक का जो पेपर दिया हुआ है, मॉडल सेट दिया हुआ है, उसमें ना इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करके भी दिखा दिए हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। तो ये आपको बोल रहा है, देखो पहली बात ये है समेशन ऑफ ई यानी कि ईएमएफ, और समेशन ऑफ ये है आई इंटू आर। तो अभी अभी आप लोग ओम्स लॉ देखे थे कि V बराबर होता है आई इंटू आर। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज। अब कहीं ना कहीं ये कौन वाला लॉ बता रहा है, ये हम लोग पढ़े थे। देखो क्रिचॉफ्स का पहला लॉ था, वो था क्रिचॉफ्स का दो लॉ आप लोग देखे थे। क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ करंट पर था, और क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ जो था वो आप लोगों का वोल्टेज के ऊपर था। तो ये आप लोग का दिखा रहा है, ये वोल्टेज के ऊपर है। तो क्रिचॉफ्स के सेकंड लॉ यानी कि हम लोग का यहाँ पे ये भी होना चाहिए ऑप्शंस में, क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ। और देखो क्रिचॉफ्स के सेकंड लॉ का नाम ना हम लोग था जंक्शंस लॉ या तो फिर जंक्शंस रूल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ना ऐसा कोई वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि ऑप्शन ए सही मारना है, ऑप्शन बी सही मारना है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो उस केस में ना आप लोगों को किसी एक को ही छांटना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्रिचॉफ्स के सेकंड लॉ को हम लोग बोलते थे जंक्शंस लॉ। तो यहाँ पे ना मोर एक्यूरेट जो आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए है। वैसे भी हम लोग इसको ना सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ रहता ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, तो फिर ये तो ठीक ही होता। ठीक है, तो आई थिंक इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। The balancing length of a potentiometer is at 120 cm. On shunting the cell with a resistance of 4 ohms, the balancing point shifts to a length of 60 cm. Then find the internal resistance of the cell. देखो आप लोग को एक रिलेशन याद होगा, अगर आप लोग पोटेंशियोमीटर पढ़े होंगे तो ये वाला रिलेशन था। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बटा L2। अब ये पूरे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये R जो है, R है आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो कैपिटल R देख रहे हो, कैपिटल R, ये जो रेजिस्टेंस है ये है आप लोगों का जो संट किए है ना उसका रेजिस्टेंस, संटिंग रेजिस्टेंस।
ये आपको शंटिंग रेजिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शंटिंग के लिए S और रेजिस्टेंस के लिए R यूज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप जो L1 देख रहे हो, L1 जो होता है वो शुरू का बैलेंस पॉइंट, ठीक है, और L2 जो है वो बाद का बैलेंस पॉइंट। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर, यानी पहले हम लोग को दिया हुआ था, तो L1 का वैल्यू हो जाता 120 सेंटीमीटर। और अगर आप लोग L2 का वैल्यू निकालते तो बाद में जो बैलेंसिंग होने के बाद लेंथ आया है, तो बाद में आया था 60 सेंटीमीटर, तो इस L2 का वैल्यू आ जाता 60 सेंटीमीटर। अब आप इसको पुट कर दो यहाँ पे और फिर निकाल लो। तो पुट करते हैं, R बराबर ये L1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 माइनस L2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बटा L2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 इनटू ये कैपिटल आर होता है शंटिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन शंटिंग द सेल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू दे के रखा है, दिया हुआ 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4। अच्छा, क्या ये 4 के साथ आप इस 7 को काट सकते हो? आसानी से कट जाएगा, ये कट गया 15 टाइम्स में। अब इसको घटा दो, 120 में अगर 60 घटेगा तो आ जाएगा 60 बटा 15। क्या आप इसको काट सकते हो? कट जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आ गया हम लोगों का 4 ओम, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो बोल रहा है क्या कि आप बताओ कौन ऐसा कंडीशन है जब कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता था अगर कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का जो फॉर्मूला आया था वो था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? देखो, साइन का वैल्यू 0 डिग्री में तो 0 हो जाता है और 90 डिग्री में 1 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है हम लोगों का 90 डिग्री में। तो अगर जब ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आ जाए तो हम लोग का ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। अब इसके लिए हमें थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। तो कौन ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। व्हाट टॉर्क acts on a 70 turns coil of 400 centimeter square area carrying a current of 20 ampere held with its axis at right angles to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले जो जो डेटा दिया हुआ है ना उस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेना है। तो आप लोग को बेसिकली टॉर्क फाइंड करने बोल रहा है कि व्हाट टॉर्क एक्ट्स, कितना टॉर्क लगेगा ऑन अ 70 टर्न्स। देखो नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया 70 टर्न्स, कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे के रखा है, एरिया दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या इसको मीटर में चेंज कर सकते हो? आसानी से चेंज कर सकते हो। देखो अगर आप 100 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो आपको 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 बार 100 से भाग दे दिए, ठीक है। आप यहीं पे काट दो, ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट गया, तो आप लोग को वैल्यू मिलेगा 4 इंटू ये 100 है, 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या 100 को आप 10 के पावर 2 लिख सकते हो। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 10 के पावर -2 हो जाएगा। आई थिंक ये सिंपल कैलकुलेशन है और इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है कि कैरिंग अ करेंट ऑफ 20 एम्पियर। भाई करंट जो जा रहा है इसमें वो जा रहा है 20 एम्पियर का, तो करंट का वैल्यू पुट कर लिया 20 एम्पियर विथ इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये राइट एंगल में, और राइट एंगल का मतलब आप लोग जानते हो ना 90 डिग्री, ठीक है। और जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दे के रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ये दिया हुआ 0.2 टेस्ला। अब पूछा कि भाई बताओ टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को फॉर्मूला पता है कि टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एन का वैल्यू 70, करंट दिख रहा है, करंट का वैल्यू 20 है, एरिया 4 इंटू
10 के पावर -2 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, ठीक है, इंटू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा साइन 90। तो आप देख लो, ये आ जाएगा 70 इंटू 20 इंटू 4। ऐसा करो 10 के पावर 2 को नीचे लेके चलो। अगर 10 के पावर 2 को नीचे लेके जाएंगे तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। अब यहाँ से बच गया 0.2, और देखो साइन 90 का वैल्यू जानते हो 1 होता है, तो 1 पुट कर दिए, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर में देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। जो चीज कटेगा उसको काट दो। देखो तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, 2 0 ना, तो 2 0 हम लोग का ये 2 0 से पूरा का पूरा कट जाएगा, और कुछ कटेगा छोड़ दो। अब बाकी को मल्टीप्लाई करो। ये इधर आपको दिख रहा है 7 इंटू ये 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये आ गया 16/10, ठीक है। तो 7 6 42, 7 का 7 और 4 11/10। तो आप लोगों को वैल्यू दिख रहा है 11.2 न्यूटन मीटर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 11.2 न्यूटन मीटर। अब देखो, जो आप लोगों को बोल रहे थे ना कि कुछ गलत आंसर की दिया हुआ है, तो एक्चुअली आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई देगा जहाँ पे ये 11.2 न्यूटन मीटर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर यही है, ठीक है। तो अब इसको क्या समझे, या तो हम लोग समझ लें कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या तो फिर आंसर की में मिस्टेक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर दिया है वो पक्का गलत ही है, क्योंकि यहाँ में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पे इसका वैल्यू 11.2 न्यूटन मीटर दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर बना सकते हो। कब बना सकते हो एमीटर, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों के पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जी से हम लोग डिनोट करते थे इसको। अब यहाँ पे शंट कर दो, एक लो रेजिस्टेंस को ना इसके पैरेलल में जोड़ दो, ठीक। ये हम लोगों का है शंट, ठीक। शंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम। तो जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल में जोड़ देते हो तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बदल जाता है एमीटर में, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू। देखो लार्ज तो नहीं, पहली बात के शंट का ना रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं आता ना, तो एटलीस्ट अगर शंट का मतलब आप लोग जानते रहते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन में एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। तो शंट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो जहां जहां पे लार्ज वैल्यू दिखाई देगा वो तो नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू, आपका ये तो नहीं हो सकता था। और कहीं लार्ज दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू, यानी ये भी नहीं, यानी कि दो क्वेश्चंस तो ऐसे ही हट जाता, ठीक है। तो अगर आप तुक्का मारने का रहता तो या तो बी मारते या तो फिर सी मारते, ठीक है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कैसा जोड़ना पड़ता है शंट के साथ, यानी शंट को कैसा जोड़ना पड़ता है गैल्वेनोमीटर के साथ, पैरेलल में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों में स्मॉल था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए अगर आप तुक्का मारते तो बी या सी में से किसी को मार के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सही आंसर होगा वो आपको पैरेलल मारना है। तो पैरेलल देखो किसमें लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, ठीक है। हमें यही तो वर्ड चाहिए था, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ दो शंट को, ये गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा एमीटर में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो ये क्वेश्चंस ना जब आप लोग को पढ़ा रहे थे चैप्टर्स, तो उस टाइम आप लोगों को बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो ये अर्थ है, जिसमें से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपको बताता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपको बताता है पोल, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल से खत्म हो जाता है। तो आप लोग को पता था ये वाला है नॉर्थ पोल और ये वाला होता था नीचे वाला साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से
निकल के साउथ पोल में चला जाता था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके होता था, टिल्टेड रहता था। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहाँ से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सिस नहीं दिखाई देता था। तो ये वाला रहा, ये जो एक्सिस देख पा रही हो, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस ना इस तरीके से घूम के जाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम करके जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो जब अंदर घुस रहा है तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि पोल में ना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तब कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो 90 डिग्री से कौन वाला स्टार्टिंग है, क्योंकि आपको सबसे पहले बोल रहा था कि पोल्स में, तो पोल्स में तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है जो स्टार्टिंग 90 डिग्री से, तो आपको ऐसे ही एक ही दिखा दिया, ये वाला, ठीक है। तो पोल्स में बनाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर में ना इस जगह पे एंगल बनाता है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल बनता है इसका 0 डिग्री, ठीक। तो ऐसे ये क्वेश्चंस ना आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Whenever the magnetic flux linked with an electric circuit changes, an EMF is induced in the circuit. This is called, तो ये तो आपको डायरेक्ट बोल रहा है डेफिनेशन से, ठीक है, कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है उसको किसी सर्किट में बदल देते हो तो वहां पे एक EMF जनरेट होता है। तो ये फिनोमिना कहलाता था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज गिवन बाय, ठीक है। तो आप लोग ये जानते हो V बराबर होता है I इंटू आर। आपसे पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो करंट का वैल्यू आ जाता I बराबर V बटा आर, ठीक। अब देखो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं I नोट, I नोट। तो I नोट अगर चाहिए तो I नोट बराबर हमें पुट करना पड़ेगा V नोट बटा आर। तो ये यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे V नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, तो आप लोगों को दिख जाएगा ये E नोट बटा आर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा ऑप्शन देख पा रहे हो ऐसा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट इन, तो देखो आप लोग पढ़े थे एलसीआर सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा होता था, इंडक्टर जिसमें कैपेसिटर लगा होता था और जिसमें रेजिस्टर लगा होता था। तो देखो पहली बात समझो कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर ये एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। और इसी तरीके से ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन ये रेजिस्टर जो है, ये रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आप लोग पढ़े थे कि एनर्जी जो होता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये याद करो, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये जितना हीट होता था वही एनर्जी के बराबर आ जाता था। तो I बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो ये हीट होकर के ना ये एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कौन करेगा एलसीआर सर्किट में, ये रेजिस्टेंस, यानी ये जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा I और सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, टी टाइम के लिए फ्लो करेगा तो इतना एनर्जी वो लॉस कर देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी लॉस करता है और डिसिपेट्स का मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में एनर्जी लॉस कौन करेगा, रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा सही इसका सी। ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, तो बोला कि देखो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग एक चीज ध्यान देना कि ट्रांसफार्मर का यूज ना सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में किया जाता है। आप ट्रांसफार्मर का यूज डायरेक्ट करंट में नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले उन सारे ऑप्शंस को काट दो जहां जहां पे आपको डायरेक्ट करंट दिख रहा है, यानी डीसी दिख रहा है। तो अगर आप डीसी को काटेंगे तो देखो कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, डीसी दिखाई दिया, डीसी से कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, डीसी दिखाई दिया, डीसी से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्टेन अ सुटेबल डीसी वोल्टेज, या डीसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो ये सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया, बस आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि आप एक कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा था ऑप्शन नंबर 1 कि कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, कि एसी को डीसी में बदलते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये इसके लिए ना हम लोगों के पास एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। आप लोग पढ़ चुके हो कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। इसी तरीके से उल्टा अगर डीसी को एसी में बदलना रहे तो आप पढ़े हो इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर ये क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदल देता है, ठीक। तो हम लोग का ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज के वैल्यू को बदलता है, ये एसी को डीसी और न ही डीसी को एसी ऐसे में नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट में ही यूज होता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस? तो ये तो एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है EMW से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लाइट के स्पीड से चलते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सी का वैल्यू। तो बोल रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो सी बराबर आप लोग पढ़े हो 1/√μ0 × ε0, ठीक। तो चेक करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ, ऐसा वाला थोड़ा देखने में आप लोग को दिक्कत होता है, क्योंकि टाइपिंग में पता है, टाइपिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप ठीक से देखेंगे ना तो ऐसा आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है, इस कारण से ऐसा है। वरना जेक का जो मॉडल पेपर दिया है ना उसमें भी ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स? भाई अगर कोई सॉलिड्स में गड़बड़ियां आ जाए तो उसको देखने के लिए, कि ये पता करने के लिए सॉलिड में गड़बड़ी आ गया है, कौन सा रेस का यूज करेंगे? तो देखो एकदम ये भी क्वेश्चंस ना आपका कॉमन सेंस से बनने वाला है। आप लोग को पता होगा कि हम लोगों का हड्डी अगर करेक वरेक हो जाता है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाकर के एक एक्सरे करवाते हैं, और एक्सरे हमें बता देता है कि भाई आपका जो हड्डी है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। तो यही तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरेज। तो एक्सरेज आपको बता देगा कि अगर सॉलिड में किसी तरीके का गड़बड़ी है तो उसको ये पता कर लेगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। तो देखो ये ऑप्टिक्स में ना, ये ऑप्टिक्स में ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। जब कभी इंसिडेंट एंगल, एक बार दोबारा सुनना है, ये ऑप्टिक्स में ना डायरेक्ट डेफिनेशन आता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पर रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा सुनना है, ये ऑप्टिक्स का ना एक डायरेक्ट डेफिनेशन है और बोलता है इंसिडेंट एंगल का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर रिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस इंसिडेंट एंगल के वैल्यू को ही हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, तो ये ऑप्टिक्स में एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला होता है। आप लोग दर्पण फॉर्मूला पढ़ के आते हो ना, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये हम लोग को आता है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दो, हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, शायद ऑप्शन नंबर बी है ना, ये है। 1/f को पहले लिख दिया, 1/f = 1/v - 1/u। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, if the any number of thin lenses in contact of focal length f1 f2 then effective focal length of their combination is given by। तो बोल रहा है कि मान के चलो कि दो फोकल लेंथ है, दो लेंसेस है, और दो लेंसेस का जो फोकल लेंथ है ना f1 f2 f3 डॉट 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 इस तरीके से ढेर सारा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर ये सारे को जोड़ेंगे ना तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना आएगा, ठीक है। तो इसका तो एक्चुअली पावर से फॉर्मूला देखो, इसका पावर का फॉर्मूला होता है कि P1 + P2 + P3, है ना। और फोकल लेंथ को अगर जोड़ना चाहे तो फोकल लेंथ इस तरीके से जोड़ता है,
1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस f/4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, बहुत कॉमन सा फार्मूला है। ऑप्टिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे और अगर पढ़ लिए होंगे तो बहुत बढ़िया। तो देखो तो ऐसा कौन सा दिख रहा था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द, ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रिज्म है, ये प्रिज्म, ठीक, यहां से एक लाइट इंसिडेंट होता है, लेट से ये वाला लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ। अब ये जब इंसिडेंट हुआ ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, आप लोग ऑप्टिक्स में इसको डिटेल से पढ़े होंगे। ठीक है, इस जहां पे जिस जगह पे ये इंसिडेंट करेगा ना, वहां पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये चलेगा, ये देखो ये लाइट ना इस तरीके से सीधा जाना चाह रहा था, इस तरीके से ये सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होने के कारण ना ये अपना पाथ बदल जाएगा, ये भटक जाएगा। ये तो इसको जाना इधर चाहिए था, अब इधर ना जा करके ना ये थोड़ा अपना डेविएट कर जाएगा। तो देखो ये मुड़ गया और इधर चलने लगा। ठीक है, फिर देखो ये यहां पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही यहां पे आएगा इसका मीडियम ना बदल जाएगा। अच्छा, ये जब जब अपना मीडियम बदलेगा ना, तब तब ये अपना डायरेक्शंस को बदल लेगा। तो ठीक है, देखो इधर हवा था, हवा से कांच में गया ना, तो ये अपना चलने का डायरेक्शन बदल गया, थोड़ा सा मुड़ गया। अब ये कांच में चल रहा था, आप देखो कांच में चलते चलते ना अब इधर बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर हवा है, तो हवा में जाएगा ना, तो फिर से ये मुड़ जाएगा और ये मुड़ेगा इस डायरेक्शन में और ये आ जाएगा इधर। ठीक, तो देखो लाइट को ना हम भेजे थे इस एंगल में, लाइट को भेजे थे इस एंगल में, और ये मुड़ करके आ गया इधर। तो ओरिजिनली हम लाइट को किधर भेजे थे, इधर, और ये मुड़ के आ गया है इतना एंगल में। देखो ये एंगल देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल है इतना ये मुड़ गया। एक्चुअली इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जाकर के ये लाइट ना जब निकला है तो कुछ इधर निकल गया। तो पहले वाले पाथ से ये कितना मुड़ा है, जितना मुड़ा है इसी को बोलते हैं हम लोग डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। और ये कितना मुड़ेगा ये डिपेंड करता है ये वाली एंगल से, ये वाली है ना, ये नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो इंसिडेंस एंगल जैसा रहेगा उसके अनुसार से आपको ये डेविएशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जी हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। A double slit interference experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in water. The fringe width, देखो ये अगेन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है एयर में, और फिर ये सारा का सारा अरेंजमेंट को उठा करके डाल दिया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बता दो कि जो फ्रिंज विड्थ आएगा, जो फ्रिंज विड्थ आएगा उस फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, पहले के तुलना में क्या वो इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो बोल रहा है कि फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर कि फ्रिंज का पैटर्न ना बदल ही जाएगा। तो देखो फ्रिंज विड्थ का ना एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इस फॉर्मूले को जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रिंज विड्थ, चलो विड्थ को ना हम लोग डब्ल्यू से लिख लेते हैं, फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू से लिख लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ बराबर वेवलेंथ, वेवलेंथ इनटू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, तो ये जो हम लोग का स्क्रीन रहता है,
स्लिट रहता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वहां पे ये डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी ये सारे टर्म यूज होता है। तो एक्चुअली अभी ना आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे आपको ये कैपिटल डी बटा स्मॉल डी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप ये समझो कि विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यानी यहाँ पे जो आपको ये फ्रिंज विड्थ बोल रहा था ना, फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली वेवलेंथ के ऊपर, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं कि जब हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट को हवा से उठा करके पानी में डालेंगे तो इस वेवलेंथ का क्या होगा, पहले समझना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से लिखते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना एयर में ज्यादा होता है, ठीक है, सॉरी दोबारा समझना, इस म्यू का वैल्यू ना, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एयर में कम होगा कंपेयर टू वाटर। जब आप इस म्यू का वैल्यू निकालोगे वाटर में, तो वाटर में इसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होता है और एयर में इस म्यू का वैल्यू कम होता है। देखो म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर में कम होता है कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में ना रिलेशन उल्टा होता है, यानी म्यू और वेवलेंथ एक दूसरे का उल्टा। तो जहां पे इस म्यू का वैल्यू बढ़ेगा वहां पे इस लेमडा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। दोबारा सुनना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच जो रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लिए। अब बोल रहा है क्या कि जब म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो लेमडा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो हम लोग कहां से कहां चल रहे थे, हम लोग एयर में थे और चल गए वाटर के पास, एयर से वाटर के पास। तो इस म्यू का वैल्यू का क्या हुआ है, म्यू का वैल्यू पहले कम था और म्यू का वैल्यू पानी में जाके ज्यादा हो गया। अगर म्यू का वैल्यू ज्यादा हो गया तो इस लेमडा का वैल्यू क्या हो गया होगा, बस, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही यहां पे एयर से वाटर में सारा अरेंजमेंट को डाल दिए तो म्यू का वैल्यू बढ़ गया, और अगर म्यू का वैल्यू बढ़ गया तो वेवलेंथ घट जाएगा, ठीक है। और अगर वेवलेंथ घट गया तो ये रिश्ता देखो, ये रिश्ता विड्थ जो है वो वेवलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विड्थ जो है वेवलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के कारण वेवलेंथ कम हो गया है, अगर वेवलेंथ कम हुआ तो ये विड्थ पक्के से कम हो जाएगा। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कैपिटल डी और स्मॉल डी से कोई लेना देना था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, विड्थ कम हो जाएगा। तो कम होने के लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का 23, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज। तो अगेन ये क्वेश्चन हम लोग का ऑप्टिक्स का है। तो बोल रहा है कि ऐसा है कि कोई एक पार्टिकल है ना वो एकदम इंफिनिटी पे है। तो लेट से हम लोग ना इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां से इस जगह से देख रहे हैं, अभी हम लोग यहां पे खड़े हैं और कहीं इस जगह पर कोई एक पार्टिकल्स है, ठीक है। द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी। देखो ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी मान के चलो, और इस इंफिनिटी में ना एक वेव फ्रंट का सोर्स है। तो यहां से ना वेव बन रहा है। तो चलो समझने की कोशिश करना। इनिशियली वेव तो आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, स्फेरिकल, ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा, स्फेरिकल। लेकिन अगर हम स्फेरिकल बोले इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर स्फेरिकल हो जाएगा। तो देखो अगर ये वेव फ्रंट आप कहीं इस जगह पे खड़े हैं, जब ये वेव फ्रंट चलते 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 आपके पास आएगा ना, तो आप देखना धीरे धीरे इसका कर्वेचर को समझने की कोशिश करो। यानी कि जो सर्कल बनते जाएगा ना, ये सर्कल का कर्वेचर धीरे 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 कम होते जाएगा। यानी इस जगह पे ज्यादा मुड़ा है, यहां के कम मुड़ा, यहां के कम मुड़ा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा ये थोड़ा थोड़ा ना इसका जो मुड़ाव है, कर्वेचर जो है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा,
बढ़ते जाएगा। अब ये चल रहा है इन्फिनिटी से। अब बिलीव करो कि इन्फिनिटी से चलते 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 जब आपके पास आएगा ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का, यानी कि ये बिल्कुल अस्ट्रेट हो जाएगा। यहां पे ज्यादा मुड़ेगा, आगे चलते 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 कम मुड़ेगा, कम मुड़ेगा, और इन्फिनिटी से चलते चलते आपके पास आते आते ना ये तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। ये आपको ऐसा महसूस होगा कि तो ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। और जब ऐसा फिगर बनेगा तो ये हो जाता है हम लोगों का प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, ठीक है। तो जो हम लोगों का वेव फ्रंट दिखाई देने वाला है वो दिखाई देने वाला है प्लेनर, ठीक। और अगर ये वर्ड नहीं रहता, देखो इन्फिनिटी वर्ड नहीं रहता ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता ये हो जाता स्फेरिकल। तो इन्फिनिटी डाल दिया है कि सोर्स जो है इन्फिनिटी में है, तो उसके कारण इसका आंसर हो जाएगा प्लेनर। कि वेव फ्रंट आपके पास आते आते, बहुत दूर से चलते चलते आपके पास आते आते ना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। जैसे आप लोग इमेजिन करते हो ना, ऐसा बोला जाता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो नारंगी की तरह है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो रियली में आपको ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है, आपको तो ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, अगेन ये क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से है, ठीक है। तो ये एक इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है ये तभी देखने को मिलता है जब ये एक्चुअली ये आधारित होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ये जब आप पढ़ेंगे ना इंटरफेरेंस फिनोमिना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर आप पढ़ लिए होंगे तो इसका आंसर आपको वैसे ही मिल गया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग पढ़े थे कि अगर आप लोगों के पास कोई एक मेटल सरफेस रहे और यहां पर इस मेटल सरफेस पर लाइट रे को अगर आप इंसिडेंट कर देते हो, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद इससे इजेक्ट कर जाता है, यहां से मेटल के सरफेस से निकल जाता है और बाहर की ओर दौड़ने लगता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दिए थे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग डिटेल से पढ़ चुके होंगे। तो बोल रहा है क्या इसका चार्ज कितना होगा? तो भाई ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कुछ थोड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो, किसको नहीं पता, ठीक है। नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? तो शायद कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखो, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ना ऑप्शन नंबर ए देके रखा है 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा ये वैल्यू याद होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास याद है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये ना ऑप्शन नंबर ए आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। ऐसा लगेगा कि शायद इसको हम कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे ही था, लेकिन ये इसका मास था। दूसरी चीज यहाँ पे ये कूलम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि भाई यहाँ में से कोई भी दिया हुआ नहीं है, यानी दिया हुआ ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। 26 नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स अपॉन। तो अभी आप लोग देखे थे, बैक लेके चलो छोड़ दो। ये देखो आप लोगों के पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में अभी आप लोग देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को फॉल करवा देते हो, लाइट एनर्जी का एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू। अगर इस लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ये जो लाइट आ रहा है इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लाइट का इंटेंसिटी कितना है। अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा
तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी देखो आई मतलब, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अच्छा ये कंडीशंस था, ये लाइट का फ्रीक्वेंसी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होना चाहिए। अगर इस लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, या तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे एनर्जी बढ़ जाएगा लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लो, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी कैसा है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा रहा तो पक्के से इसका वैल्यू जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। ठीक है, तो बोला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। तो आपको एक रिश्ता निकालना है, जो रिश्ता रहेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि ये लेमड़ा, और साथ ही साथ ये मास मतलब मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी E। ठीक है, ये तीनों में क्या रिश्ता आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो शायद आप लोग ये जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या पुट किया है, E बोला है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू E है। तो आप सबसे पहले इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E लिख लो, E इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब इसके बाद ऐसा करना है ना कि आप यहाँ पे दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी m से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक m था और यहाँ पे एक m है, 2m आ गया। ठीक है, तो ये आ गया m इंटू ई, और ये m के साथ ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। अच्छा ये जो दो देख रहे हो, दो को उठा करके आप इधर लेफ्ट साइड लेके आओ, तो दो को अगर आप लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा 2m e इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये दोनों में पावर v है, सॉरी दोनों में स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं कि पावर को कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपको दिखाई देगा m v का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये m इंटू भी कुछ याद आया, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा m इंटू भी बराबर p, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये स्क्वायर को लेकर के लेफ्ट साइड चलते हो तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपको p का वैल्यू आपको मिल जाता अंडर रूट 2m e। ठीक है, ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो देखो आप लोग को ना ये फॉर्मूला जरूर से याद होगा कि P बराबर H बटा लेमड़ा, ये फॉर्मूला ना आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे इस P के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हम लोग इस P के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इस P के जगह पे आ जाएगा H बटा लेमड़ा बराबर अंडर रूट 2m e। ठीक है, तो यहां से हमें वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ यानी लेमड़ा को दाहिनी साइड लेके चलो, तो आपको वैल्यू दिखाई देगा h बटा अंडर रूट 2m e इक्वल टू ये लेमड़ा। ठीक है, तो फाइनली देख लो लेमड़ा बराबर आपको क्या मिल गया, h बटा अंडर रूट 2m e। ठीक है, तो चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, शायद होना चाहिए। हाँ, अगेन आपको ये हम पहले बताए थे कि जो अंडर रूट वाला है ना, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ होता है। तो देखो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक मेरा यहाँ पे कैपिटल M लिखा गया, ये कैपिटल M नहीं है, ये है स्मॉल m। ठीक है, इस जगह पे है वैल्यू स्मॉल m। मैं यहाँ पे ऑप्शन ए को ही ठीक से लिख देता हूँ, ये है ऑप्शन ए
इसका वैल्यू है h बटा अंडर रूट 2m। ठीक है, तो देखो यही वैल्यू मिल गया, लैम्डा बराबर h बटा अंडर रूट 2m। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कैपिटल एम नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक्स मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं। इसका वैल्यू होता था 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो आप लोग ना इसके आसपास चलने की कोशिश करो, इसके आसपास। तो 10⁻⁻15 के आसपास कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, देखो अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है 10⁻14 से -12 लिखा है, ये तो आसपास नहीं है, इसको काट दो। 10⁻15 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यानी तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि 10⁻15 और -13, ये बोल रहा है -15 और -14, ये बोल रहा है -15 और -12। तो देखो एक्चुअल में हम लोग का वैल्यू आया था 10⁻15 मीटर। और अगर आप इसके क्लोज आना चाहेंगे, इसके क्लोज, तो इसके क्लोज ना आप लोगों को वैल्यू दिखाई देगा ये ऑप्शन नंबर सी। चेक करो तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 क्वेश्चंस, which of the following spectral series falls within the visible range of electromagnetic radiation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कौन ऐसा सीरीज है जो विजिबल रेंज में आता है, जो आप लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हो। तो ये आप लोग पढ़े थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि 5 तरीके का सीरीज आता था, लेमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सारे सीरीज। तो ये जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज ना ये विजिबल रेंज में फॉल करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस को ना डायरेक्टली आपको याद ही रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल्स, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। तो बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वहां से ना एक बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है। ठीक है, तो पहले देख लो कि ये बीटा पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक, तो यहां पे समझने की कोशिश करना। ये देखो ये बीटा पार्टिकल्स ना अपने अंदर से, पहले बीटा पार्टिकल्स का ये वाला रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन के पावर 0 और ये -1। ठीक है, और जब ये एमिट करेगा, जब कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा, तो उसका ना चेंज इन एटॉमिक मास जो है वो 0 होगा और चेंज इन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम आपको यही चीज दिखा के रखें कि मान के चलो कि हम लोगों के पास ना एक पेरेंट न्यूक्लियस है। तो पेरेंट न्यूक्लियस को हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास P है। ठीक है, ऊपर में होता है एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। अब इस न्यूक्लियस से ना बीटा पार्टिकल टूट गया, ये लो बीटा पार्टिकल टूट गया, तो हम लोग को मिलेगा, जो चीज मिलेगा उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियर देखो ये क्या बोलता है कि जब ये बीटा पार्टिकल कहीं से निकलता है ना, तो इसका एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो पहले एटॉमिक मास ए था, अभी भी एटॉमिक मास ए ही होगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो पहले एटॉमिक नंबर Z था, तो अब इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z+1। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे रिश्ता ढूंढने की कोशिश करो, ये पेरेंट्स न्यूक्लिया है और इस डॉटर न्यूक्लिया में, तो आपको पता चल रहा है कि क्या चीज नहीं बदल रहा है। एटॉमिक मास पहले भी सेम था, मतलब पहले जितना था उतना ही अभी है। तो आप लोग ऐसा पढ़े थे कि एक वैसे एटम्स जिसका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाता है, तो उसको बोलते थे आइसोबार्स। याद है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आइसोबार्स। यानी ये जो रेडियो एक्टिव का जो ये पेरेंट्स न्यूक्लियस है और ये वाला जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये दोनों को अगर आप ठीक से देखो तो आपको पता ये चलेगा कि ये और ये दोनों ना आपस में आइसोबार्स ही हैं। और आइसोबार्स हम लोग उसको बोलते थे जिसका एटॉमिक मास नहीं बदलता था। तो इसका भी एटॉमिक मास ए है और इसका भी एटॉमिक मास ए है। 31 नंबर, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेरोमीटर। व्हाट इज द मास
नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। ठीक है, तो देखो ये ना आप लोग का एटम्स इन न्यूक्लियस से क्वेश्चन है। तो आप लोग ये पढ़े थे कि आर का जो वैल्यू होता है वो होता है आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3। ये वाला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, और जहां पे ये आर नॉट है ना, इस आर नॉट का वैल्यू होता था 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता था। ठीक है, और अगर आप इस ये यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे करके रखा है, किसका वैल्यू दे करके रखा है, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेरोमीटर, यानी कि यहाँ पे आपको ये आर ना द रेडियस बोला था, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस, यानी आर का वैल्यू देके रखा था। इस आर का वैल्यू देके रखा है 3.6 फेरोमीटर। तो आप ऐसा कर लो, एक फेरोमीटर में वैल्यू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इसकी जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर दिए, इसको भी मीटर में, ये तो हम लोग जानते हैं आर नॉट का वैल्यू ऑलरेडी है। और ये ए जो है, ए हम लोग का होता है मास नंबर। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, आप ये वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला में ले लो। तो फॉर्मूला में जब आप ले लेंगे तो आपको मिलने वाला है, देखना, हाँ ये आर है, आर का वैल्यू आपके पास है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -15। इस आर नोट का वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो आर नोट का वैल्यू तो ये तो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से आप लोग पढ़े थे। इस वैल्यू को आपको तो कभी भूलना ही नहीं है। इनटू ए आपको निकालना है। ठीक है, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप देखो तो इधर 10 के पावर -15 है, 10 के पावर -15 है, कट जाएगा। ये 1.2 को इधर लेके आओ तो आपको ऐसा दिखाई देगा 3.6 बटा 1.2 बराबर ए के पावर 1/3। ठीक है, अब देखो ये दोनों में एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट दोनों आपस में कट जाएगा। और आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 12 या 36। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 3 और ए का पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहां से ना हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब देखो इस 1/3 को अगर आप उठा करके लेफ्ट साइड ले आते हो तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/1, यानी इस 1/3 को उठा के लेफ्ट साइड लेके चलो तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 का पावर 3/1। ठीक है, और अगर मैं 3/1 बोलूं तो 3/1 का मतलब आपको ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 3 का पावर तो 3 है, और 3 का पावर 3 का मतलब कि ए कितनी बार, ये 3 कितनी बार गुना हुआ है, 3 बार गुना हुआ। तो 3 गुना 3, 3 या 9, और 9 गुना 3 आ जाएगा 27। तो ये आ गया 27। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर मिल गया वो मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। ठीक, तो ये 32 क्या बोल रहा है, इन रिवर्स बाइसिंग। ठीक, तो आप लोग 2 तरीके का बाइसिंग पढ़ चुके हैं। ये आप लोग को याद होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े थे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, और बाइसिंग का मतलब होता है गिविंग वोल्टेज, है ना। तो अगर आप रिवर्स वोल्टेज रिवर्स बाइसिंग कर देते हो तो रिवर्स बाइसिंग पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं। ये आप लोग का था पी एन जंक्शन, याद होगा। इसमें एक पी टाइप का मटेरियल होता है और एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी ओर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान के चलो ये वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि भाई बात ऐसा है कि हम यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं। तो रिवर्स बाइसिंग याद है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव से जोड़ दो, और ये नेगेटिव था, इस नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो ये जो अरेंजमेंट आया ये कहलाएगा हम लोगों का रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, ये अगर आप बीच वाले रीजन्स को आप देखेंगे तो इस रीजन्स को हम लोग बोलते थे पोटेंशियल बैरियर। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वाला रीजन याद है, ये वाले रीजन। तो ये जो रीजन दिख रहा है ये है आप लोगों का पोटेंशियल बैरियर। तो अगर आप इसको रिवर्स बाइसिंग कर देते हो तो रिवर्स बाइसिंग करने से जान रहे हो ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, कि ये देखो ये नेगेटिव चार्जेस है ना, ये माइनस है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और देखो ये प्लस है ना तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़े दौड़े भागेगा इधर,
और ये पी टाइप्स में ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन्स दौड़े दौड़े भागेगा इधर, तो प्रोटॉन्स भागेगा लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रॉन्स भागेगा राइट साइड। तो ये बीच का जो लेयर है ना, इसका ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना, इसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शंस इंक्रीजेस, तो ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, हम लोग देखते थे क्या यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर के बढ़ने के कारण कोई भी करंट नहीं फ्लो हुआ क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। इसीलिए अगर यहाँ पे ये देखते हैं ना कि ऑप्शन बी बोल रहा है कि नो करंट फ्लोज, देखो हम लोग ये पढ़े थे कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता था, मतलब करंट फ्लो करता था लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में फ्लो नहीं करता था, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको एक सेकंड में देखते और इसको आप लोग इस क्वेश्चन नंबर बी को टिक मार करके आ जाते नो करंट फ्लोज। ठीक है, लेकिन इसको नहीं मारना है, आप लोगों को मारना है ऑप्शन नंबर सी कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर मान लो ऐसा ऑप्शन दिया रहता ना, ऑप्शन ई रहता और ऑप्शन ई बोलता कि बी और सी दोनों सही है, तो फिर तो हम लोग सही मार देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था, हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर ढूंढने का जरूरत पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 33 के पास। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ, देखो क्या बोल रहा है कि हमें ना पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग को प्योर सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोगों को क्या चीज ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पी टाइप का मतलब समझ पा रही हो, है ना? पी टाइप का मतलब कि जो सेमीकंडक्टर आएगा उसमें ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो होल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये एक सेमीकंडक्टर बना है और इसमें डोपिंग करने के बाद बना है। ठीक है, तो डोपिंग करने के बाद इसको पी टाइप बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, यानी ज्यादातर जो चार्ज कैरियर है वो होल्स रहेंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स रहेंगे। अच्छा सोचो कि होल्स कैसे आ सकता है, होल्स ज्यादा कैसे आ सकता है? तो होल्स यहां ज्यादा तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन कम चाहिए तो आप वैसे एलिमेंट्स को जोड़ दो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। देखो सिलिकॉन के पास ना आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाली चीज तो आप लोग जान के आए हो। इसके आउटर मोस्ट सेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, और अगर मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल में आप कोई ऐसे सेमीकंडक्टर कोई ऐसे एटम को डाल देते हो जिसके पास ना 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर देगा, वहां पे उस क्रिस्टल के अंदर ना होल्स क्रिएट कर देगा। तो जैसे मान लो अगर यहीं पे इस क्रिस्टल के अंदर ना अगर हम एल्यूमिनियम डाल देते हैं, एल्यूमिनियम, तो भाई एल्यूमिनियम सबको को पता है कि एल्यूमिनियम के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये बॉन्डिंग बनाने के लिए तो इसको 4 चाहिए था, लेकिन ये 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा। 3 इलेक्ट्रॉन देने के कारण ना एक जगह खाली रह जाएगा, और एक जगह खाली रहेगा तो वहां पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा। आप लोग ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ना डिटेल से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को। तो आप जैसे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड कर देंगे तो जो आपको रिजल्टेंट प्योर सेमीकंडक्टर है वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन था आप लोग को याद है? आप लोग को याद करवाए थे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, ये थैलियम होता था, टीएल होता था। तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे आना चाहिए। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी तो यही है, और यहां में से अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ एल्यूमिनियम है ना, तो हम लोग का सही आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के अलावे ये सारे में से कोई भी दिया रहता तो वो भी हम लोग का आंसर हो सकता था। ठीक, मूविंग टू द 34 नंबर क्वेश्चन। इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, बोल रहा है कि भाई बताओ कि सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर्स में कौन जिम्मेवार होता है करंट के लिए? तो भाई ये तो देखो ये एकदम बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है। आप लोग को पता था कि अगर मान लो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो नो डाउट इसमें ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स रहेंगे, मेजोरिटी ना, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो है। ये पॉजिटिव चार्ज के आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन एक बात बताओ
यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और सेमीकंडक्टर के अंदर ना ये दोनों के कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। आप लोग ये पढ़े थे कि जो टोटल करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी बनता है और होल्स के कारण भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो कौन ऐसा ऑप्शन बोल रहा है। ओनली इलेक्ट्रॉन? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, करेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन और होल बोथ, दोनों के कारण। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। इन फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप लोग को याद होगा फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर होता था जो पूरा एसी को पूरा का पूरा डीसी में बदल देता था। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर मान के चलो कि ये वाला हम लोगों का अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, और ये रहा एसी और ये बनता है डीसी। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता था कि जब नेगेटिव हाफ देते थे, याद है, तो जब आप लोग नेगेटिव हाफ देते थे तो अच्छा ऊपर वाला तो नेगेटिव हाफ नहीं है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव हाफ है, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव हाफ। तो जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देते थे फुल वेव रेक्टिफायर में तो इसको ना डीसी में बदल देता था और जो बदलता था वो डायोड का नाम था D1। और जब नेगेटिव हाफ देते थे तो उसको ना उस एसी को डीसी में बदल देता था और उस डायोड का नाम था D2। और फिर जब पॉजिटिव हाफ देंगे तो फिर ये बन जाएगा D1। और फिर जब नेगेटिव हाफ देंगे तो नेगेटिव हाफ को कौन कन्वर्ट कर देगा डीसी में? D2। फिर इसी तरीके से ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ तो इसको कन्वर्ट कर देगा D1 डीसी में, और नेगेटिव हाफ देंगे तो इसको बना देगा D2 और डीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को ये आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ये आउटपुट वोल्टेज जो भी एसी देते हैं उसका 2 गुना, ठीक है। ये आउटपुट डीसी वोल्टेज जो है वो हम लोगों को मिलेगा 2 इंटू वोल्टेज इनपुट, इनपुट में जो भी देंगे। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, हाँ फ्रीक्वेंसी ऐसे न्यू है। तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, देखो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों का रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। तो अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 इंटू न्यू के बराबर, ठीक। तो 2 इंटू न्यू दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो सेट नंबर 1 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से सारी चीज़ें आप इस नोट्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।